राधे राधे आप सभी को। आज हम सेक्शन 11 डिस्कस करेंगे। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 11। क्या कहता है जी सेक्शन 11? व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट। यानी फैक्ट्स जो वैसे तो रेलेवेंट नहीं है बट वो रेलेवेंट कब बन जाएंगे। ओके, फैक्ट्स जो वैसे तो रेलेवेंट नहीं है, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट, बट वो रेलेवेंट बन जाएंगे। कब बन जाएंगे जी? इन दो फॉलोइंग केसेस में। नंबर 1, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। तो नंबर 1 क्या बताया जी इन्होंने? अगर वो फैक्ट्स फैक्ट इन इशू के साथ या रेलेवेंट फैक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। एंड सेकेंड इज if by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। यानी या तो वो अपने आप में या फिर जब हम उन फैक्ट्स को किसी और फैक्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो किसी फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस को या नॉन एग्जिस्टेंस को या तो हाईली प्रोबेबल बनाते हैं या फिर हाईली इम्प्रोबेबल बनाते हैं। समझ आया? दोबारा से रिपीट कर देते हैं एक बार। फैक्ट्स जो वैसे तो रेलेवेंट नहीं है बट वो रेलेवेंट इन दो फॉलोइंग केसेस में बन जाएंगे। नंबर 1 क्या पढ़ा जी हमने? अगर वो फैक्ट्स फैक्ट इन इशू के साथ या फिर रेलेवेंट फैक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट है। और दूसरा क्या पढ़ा हमने? या तो वो अपने आप में इफ बाय देमसेल्फ या फिर जब हम उन फैक्ट्स को किसी और फैक्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं और इन कनेक्शन विद other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। यानी या तो वो अपने आप में या फिर जब हम उन फैक्ट्स को किसी और फैक्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो फिर किसी फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस को या नॉन एग्जिस्टेंस को या तो हाईली प्रोबेबल बनाते हैं या फिर हाईली इम्प्रोबेबल बनाते हैं। ओके, अभी सब समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे, चिंता मत करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस, ठीक है। अब देखो जो सेक्शन के ओपनिंग वर्ड्स हैं उससे हमें क्या पता लगता है? जो फैक्ट्स 5 से 10 और 12 से 55 में कहीं भी रेलेवेंट नहीं है वो सेक्शन 11 में रेलेवेंट हो जाएंगे। देखो यही तो कह रहा है सेक्शन, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट। नॉट अदरवाइज रेलेवेंट का मतलब क्या हुआ? मींस फैक्ट्स जो 5 से 10 में और 12 से 55 में रेलेवेंट नहीं है, ठीक है ना। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। यानी ऐसे फैक्ट जो 5 से 10 और 12 से 55 में रेलेवेंट नहीं है वो सारे फैक्ट्स सेक्शन 11 में रेलेवेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब ये जो सेक्शन है क्या है? ये सेक्शन एक रेसिड्यूरी सेक्शन है। कैसे पता लगा? बिकॉज जो फैक्ट्स कहीं भी रेलेवेंट नहीं है वो सेक्शन 11 में रेलेवेंट है। देयरफॉर दिस सेक्शन इज रेसिड्यूरी सेक्शन। ओके, लेकिन आप एक बात याद रखना, जस्ट बिकॉज ये सेक्शन रेसिड्यूरी सेक्शन है इसका मतलब ये नहीं है कि हर रिमोट फैक्ट को हम सेक्शन 11 में सिर्फ इसलिए रेलेवेंट डिक्लेयर कर देंगे just because it has some bearing on fact issue और relevant fact। That means वो जो facts हैं वो केवल तभी relevant होंगे if they are not remote, और अगर वो facts fact in issue के साथ या relevant fact के साथ inconsistent है या वो facts fact in issue या relevant fact की existence non existence को highly probable या improbable बनाते हैं। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। द सेक्शन 11 हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन वेरी वाइड लैंग्वेज। फ्रॉम द वर्डिंग्स ऑफ दिस सेक्शन इट सीम्स दैट फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट अंडर एनी ऑफ द सेक्शन इन द चैप्टर ऑफ रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट सेक्शन 6 to 10 एंड 12 to 55 आर रेलेवेंट अंडर सेक्शन 11। ठीक है, यही चीज पढ़ के आए अभी हम कि ये जो सेक्शन है इसको बहुत ही वाइड लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया हुआ है। कैसे? बिकॉज सेक्शन का टाइटल क्या है? फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। यानी ऐसे फैक्ट्स
जो 5 से लेकर 10 और 12 से लेकर 55 में रेलेवेंट नहीं है वो सेक्शन 11 में रेलेवेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने बताया कि जो सेक्शन है इसको काफी वाइड लैंग्वेज में, काफी ब्रॉड लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया हुआ है। फिर आगे इन्होंने वही बात बोली है कि सेक्शन की वर्डिंग से क्या पता लगता है कि जो फैक्ट रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के चैप्टर में यानी 6 से लेकर 10 और 12 से 55 में कहीं भी रेलेवेंट नहीं है, वो सारे के सारे फैक्ट कहां रेलेवेंट हो जाएंगे? सेक्शन 11 में। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बट दिस डज नॉट मीन दैट एवरी फैक्ट however remote it may be is relevant only because it is shown to have some bearing on the fact and issue or relevant fact। यानी सिंस ये सेक्शन रेसिड्यू सेक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर रिमोट फैक्ट को हम सिर्फ इसलिए सेक्शन 11 में रेलेवेंट डिक्लेयर कर देंगे जस्ट बिकॉज इट हैज सम बियरिंग ऑन फैक्ट एंड इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट। यानी वो फैक्ट्स केवल तभी रेलेवेंट होंगे इफ दे आर नॉट रिमोट, और अगर वो फैक्ट्स फैक्ट एंड इश्यू के साथ या रेलेवेंट फैक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट है या फिर वो फैक्ट्स फैक्ट एंड इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस को, नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल या हाईली इंप्रोबेबल बनाते हैं। ओके, क्लियर हुआ अब आपको? थोड़ा बहुत रफ आइडिया जनरेट हुआ आपके माइंड में? अब चलिए अब हम क्लॉज 1 को समझेंगे। क्या कहता है क्लॉज 1? फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट एंड इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट। तो चलिए अब हम क्लॉज 1 को समझते हैं। सबसे पहले इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है जी? क्या होता है इनकंसिस्टेंट का मतलब? हमने पढ़ा ना, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट एंड इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट। तो इस इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट मीन्स कॉन्ट्रैरी फैक्ट्स। क्या मतलब होता है इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स का? कॉन्ट्रैरी फैक्ट्स। ओके, कॉन्ट्रैरी फैक्ट्स यानी वो फैक्ट्स जो आपस में एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। ऐसे फैक्ट्स जो आपस में एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे दिन और रात, ठंडा और गर्म। ये सब क्या है? ये सब इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स हैं। कैसे पता लगा? बिकॉज दिन और रात, ठंडा और गर्म ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। यानी एक टाइम पर अगर कोई चीज ठंडी है तो वो गर्म नहीं हो सकती। इसी तरह एक टाइम पर अगर दिन निकला हुआ है तो रात नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो ऐसे फैक्ट्स जो आपस में एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स कहते हैं। अब हम काफी सारे एग्जांपल डिस्कस करते हैं इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स को लेकर। जैसे कि सपोज करके चलिए एक पर्सन फिजिकली डिसेबल है, जैसे सपोज वो व्हीलचेयर यूज करता है, तो अब इस पर्सन का भागना ये कैसा फैक्ट है? ये एक इनकंसिस्टेंट फैक्ट है। बिकॉज फिजिकली डिसेबल होना और भागना ये दोनों क्या है? ये दोनों अपने आप में इनकंसिस्टेंट फैक्ट हैं। भाई जब पर्सन फिजिकली डिसेबल है, वो व्हीलचेयर यूज कर रहा है, तो वो कैसे भाग सकता है? तो इसलिए कैसे फैक्ट्स हैं? इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स हैं। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए इज एन इलिटरेट पर्सन। ए कौन है जी? ए एक अनपढ़ आदमी है। अब ए पर एक्यूजेशन लगे हैं कि ए ने बी के अगेंस्ट डिफेमेटरी आर्टिकल लिखे हैं। ए पे एक्यूजेशन लगे हैं कि ए ने बी के अगेंस्ट डिफेमेटरी आर्टिकल लिखे हैं। तो अब ये दोनों फैक्ट्स कैसे हैं? ये दोनों इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स हैं। बिकॉज अगर ये इलिटरेट पर्सन है तो वो डिफेमेटरी आर्टिकल कैसे लिख सकता है? दैट मीन्स अगर ये इलिटरेट है तो उसका आर्टिकल लिख के बी को डिफेम करना कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भाई, जब ये इलिटरेट है तो वो आर्टिकल लिख के बी को डिफेम कैसे कर सकता है?
तो इसलिए ये कैसा फैक्ट है, ये इनकंसिस्टेंट फैक्ट है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए को बी के मर्डर के लिए चार्ज किया गया है। ए को चार्ज किया गया है, ए ने बी का मर्डर कर दिया है। प्रोसिक्यूशन ने स्टेट किया कि 1/1/2020 को ए ने बी का मर्डर कर दिया था। क्या स्टेट किया प्रोसिक्यूशन ने कि 1 जनवरी 2020 को ए ने बी का मर्डर कर दिया था। अब डिफेंस काउंसिल ने यह प्रूव कर दिया कि जनाब 10 जनवरी 2020 तक ए जिंदा था। डिफेंस काउंसिल ने सीसीटीवी एविडेंस से, अदर एविडेंस से, जैसे कि आई विटनेसेस हो गए, इनके थ्रू क्या दिखा दिया कि बी को 10 जनवरी 2020 तक आखिरी बार जिंदा देखा गया था। तो ये दोनों फैक्ट्स कैसे हो गए, ये दोनों फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स हो गए। बिकॉज जब बी 10 जनवरी तक जिंदा था तो ए 1 जनवरी को बी का मर्डर कैसे कर सकता है ना। तो इसलिए अभी दोनों फैक्ट कैसे हैं, ये दोनों फैक्ट इनकंसिस्टेंट फैक्ट हैं और इसलिए अब ये सेक्शन 11 क्लॉज 1 में फॉल करेंगे। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करके चलिए ए पर एक्यूजेशन लगे हैं कि ए ने बी का मर्डर किया है, ठीक है, बट ए ने ये प्रूव कर दिया कि जनाब बी का मर्डर सी ने किया है। तो अब ये क्या है, ये इनकंसिस्टेंट फैक्ट है। कैसे, बिकॉज जब सी ने बी का मर्डर कर दिया तो ए बी का मर्डर कैसे कर सकता है, ठीक है। तो अब ये जो फैक्ट है ये सेक्शन 11 क्लॉज 1 के अंदर रेलेवेंट हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए पर एक्यूजेशन लगे हैं कि ए ने बी का मर्डर किया है, ठीक है। ए पर एक्यूजेशन लगे हैं कि ए ने बी का मर्डर किया है। अब ए ने एविडेंस देकर ये प्रूव कर दिया कि जनाब बी ने तो सुसाइड किया है। तो अब ये दोनों फैक्ट कैसे हैं, ये दोनों इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स हैं, एज दे कैनॉट को एग्जिस्ट टुगेदर। क्यों, बिकॉज या तो बी का मर्डर ही हुआ होगा या फिर उसने सुसाइड ही किया होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बी का मर्डर भी हो और बी ने सुसाइड भी किया हो, दोनों में से एक ही चीज तो एग्जिस्ट करेगी। तो इसलिए फैक्ट कैसे हैं, ये इनकंसिस्टेंट फैक्ट है और इसलिए अब ये सेक्शन 11 की क्लॉज 1 में रेलेवेंट हो जाएंगे। ओके, तो क्लियर हुआ आपको इनकंसिस्टेंट फैक्ट का मतलब। चलिए थ्योरेटिकल पोर्शन में डिस्कस कर लेते हैं इसको। वन फैक्ट इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट विद अदर व्हेन इट कैनॉट को एग्जिस्ट विद अदर, जैसे कि रात और दिन, गर्म और ठंडा। लेट अस टेक एग्जांपल्स। सर्वाइवल ऑफ द अलेज्ड डिसीज्ड। A is accused of murdering B on 6th of August 1951. A tries to prove that B was alive till 31 of August 1951. ये जो फैक्ट है अभी रेलेवेंट हो जाएगा कहां पर, सेक्शन 11 के क्लॉज 1 में। क्यों, बिकॉज दिस इज इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू दैट ए मर्डर्ड बी ऑन 6th of August 1951. ओके, सिमिलरली commission of a crime by a third person. A is charged with the murder of B. A can prove that one C murdered B because the fact C murdered B is inconsistent with the fact that A murdered him. Okay. Similarly, self-infliction of harm. A is charged with the murder of B. Here, A can lead evidence under section 11 clause 1 to prove that B committed suicide. Okay. तो ये जो सारे फैक्ट हैं ये कैसे हैं, ये फैक्ट इन इशू के साथ या रेलेवेंट फैक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट है ना। तो इसलिए ये सेक्शन 11 की क्लॉज 1 में रेलेवेंट हो जाएंगे। जैसे ए पे चार्ज लगा कि ए ने बी का मर्डर किया है। अब ए ने कोर्ट में दिखा दिया कि जनाब बी ने तो सुसाइड किया है। तो अभी जो फैक्ट है ये कैसा फैक्ट है, ये फैक्ट इन इशू के साथ इनकंसिस्टेंट है। फैक्ट इन इशू क्या है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है। फैक्ट इन इशू क्या है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है। अब ए ने एविडेंस रीड करके दिखा दिया कि जनाब बी ने तो सुसाइड किया है। अब ये जो फैक्ट है कैसा है, ये फैक्ट इन इशू के साथ इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए फैक्ट क्या होगा, ये जो फैक्ट है ये सेक्शन 11 के क्लॉज 1 में रेलेवेंट हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से बाकी सारे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे सर्वाइवल ऑफ द अलेज्ड डिसीज, कमीशन ऑफ अ क्राइम बाय थर्ड पर्सन एक्सेट्रा। ओके,
अब इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स का मतलब क्लियर हुआ आपको। अब हम इनकंसिस्टेंट फैक्ट को सेक्शन 11 के इलस्ट्रेशन से समझेंगे। सेक्शन 11 में 2 इलस्ट्रेशन दे रखी है। अब हम सेक्शन 11 के क्लॉज 1 को इलस्ट्रेशन ए से समझेंगे। क्या कहता है इलस्ट्रेशन ए? द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट कलकत्ता ऑन अ सर्टेन डे। द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वॉज एट लाहौर इज रेलेवेंट। सपोज करके चलिए बी का कलकत्ता में मर्डर हो जाता है। अब ए को बी के मर्डर के लिए चार्ज किया जाता है। अब ए कोर्ट में शो कर देता है कि जिस टाइम मर्डर हुआ था मैं तो वहां था ही नहीं, मैं तो लाहौर में था। कहां पर है लाहौर? पाकिस्तान में। अब आप मुझे बताइए ये चीजें इनकंसिस्टेंट है या नहीं है? बिल्कुल है भाई। मर्डर के टाइम जब ए लाहौर में था तो कलकत्ता में कैसे हो सकता है? ठीक है ना। तो अब ए का ये दिखाना कि मर्डर के टाइम आई वॉज एट लाहौर, ये फैक्ट रेलेवेंट हो जाएगा। वाई? बिकॉज दिस फैक्ट इज इनकंसिस्टेंट विद फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या है? कि जो क्राइम कलकत्ता में हुआ है, जैसे सपोज करके चलिए हमने यहां क्या एग्जांपल लिया है कि कलकत्ता में बी नाम के पर्सन का मर्डर हुआ है। तो ये जो क्राइम कलकत्ता में हुआ है ये ए ने किया है। तो फैक्ट इन इशू क्या है? क्या बी का मर्डर ए ने किया है? अब ए ने एविडेंस रीड करके क्या दिखा दिया कि जनाब जिस टाइम मर्डर हुआ था मैं तो लाहौर में था। तो ये जो फैक्ट है ये क्या है? ये इनकंसिस्टेंट है। किसके साथ? फैक्ट इन इशू के साथ। तो इसलिए ये जो फैक्ट है ये सेक्शन 11 क्लॉज 1 के तहत रेलेवेंट हो जाएगा। बिकॉज एज पर सेक्शन 11 क्लॉज 1 एनी फैक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद फैक्ट इन इशू विल बी रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, यही तो कहता है सेक्शन 11 क्लॉज 1। फैक्ट्स विच आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट आर रेलेवेंट, है ना। फैक्ट्स विच आर इनकंसिस्टेंट विद फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट आर रेलेवेंट। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको? एक रफ आइडिया आपके माइंड में जनरेट हो रहा है ना। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। फैक्ट्स inconsistent with any fact in issue or relevant facts. The question is whether A committed a crime at Calcutta on a certain day. The fact that A was at Lahore on that day is relevant as they cannot coexist. ठीक है, इसी तरह A is illiterate is a fact. Similarly, A wrote a defamatory article damaging the fame of B is another fact. अब ये जो दोनों फैक्ट हैं ये आपस में इनकंसिस्टेंट फैक्ट हैं बिकॉज दे कैनॉट कोएग्जिस्ट। ए का इलिटरेट होना और ए का डिफेमेटरी लेटर लिखना, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों आपस में इनकंसिस्टेंट फैक्ट हैं बिकॉज दे कैनॉट कोएग्जिस्ट टुगेदर। ओके, इफ ए इज इलिटरेट ही कैनॉट राइट एन आर्टिकल। सो अंडर द फर्स्ट क्लॉज ऑफ सेक्शन 11 फैक्ट्स आर रेलेवेंट ओनली बिकॉज दे कैनॉट कोएग्जिस्ट विद द रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। ओके, अब एक चीज और समझ लेते हैं जी, बहुत अच्छे समझना है इसको। द फैक्ट्स proved under subsection 1 of section 11 only negative the existence of fact in issue or relevant facts. By the proof of those facts, the existence of the fact in issue or relevant fact is disproved. तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जो फैक्ट्स क्लॉज 1 में प्रूव कर दिए जाते हैं वो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस को नेगेटिव कर देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फैक्ट इन इशू क्या था कि ए ने बी का मर्डर किया है, बट बी ने कोर्ट में क्या प्रूव कर दिया कि जनाब बी ने तो सुसाइड किया है। तो अब ये जो फैक्ट है इसने क्या किया? ये जो फैक्ट है कि जनाब बी ने तो सुसाइड किया है, इस फैक्ट ने क्या किया? इसने फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस को नेगेटिव कर दिया। यानी इस फैक्ट ने ए मर्डर्ड बी इस वाले फैक्ट को नेगेटिव कर दिया। ओके, इसलिए इन्होंने कहा फैक्ट्स प्रूव्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 ओनली नेगेटिव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स।
बाय द प्रूफ ऑफ दोज फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट इज डिस्प्रूव। बाय द प्रूफ ऑफ दोज फैक्ट्स यानी जैसे ही इन्हें ये प्रूव कर दिया कि जनाब बी ने तो सुसाइड कमिट किया है, अब जो फैक्ट इन इशू का एग्जिस्टेंस है यानी ए ने बी का मर्डर किया है, ये डिस्प्रूव हो गया। ओके, क्लियर हुआ आपको? अब आगे चलते हैं। अब चलिए, अब हम क्लॉज 2 को देखेंगे। क्या कहता है जी क्लॉज 2? फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट इफ बाय देमसेल्फ और in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। तो देखो, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि highly probable और highly improbable का क्या मतलब होता है। The word highly probable means more than normal standard of probability। क्या बताया इन्होंने? highly probable का मतलब क्या होता है? नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा ज्यादा। डायग्रामेटिक वे से समझते हैं हम इसको। जैसे सपोज करो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 50%। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ये 0 है और ये 100 है। 10, 20, 30, 40। $60, $70, $80, $90। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? 50% है। अब इससे थोड़ा सा ज्यादा हाईली प्रोबेबल माना जाएगा, जैसे कि 60, 70, 80। ओके, और इससे थोड़ा सा कम हाईली इम्प्रोबेबल माना जाएगा, जैसे कि 40, 30, 20। ओके, ना तो पूरा 0 और ना ही पूरा 100, बिकॉज 0 या 100 होने पर फैक्ट्स पूरी तरीके से सर्टेन हो जाएंगे। दैट इज, या तो पूरी तरीके से प्रोबेबल हो जाएंगे या फिर पूरी तरीके से इम्प्रोबेबल हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने यहां बताया कि हाईली प्रोबेबल का मतलब है नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 50 से थोड़ा सा ज्यादा, 60, 70, 80, ना कि 100 नहीं, बिकॉज 100 होने पर फैक्ट्स पूरी तरीके से प्रोबेबल हो जाएंगे, यानी पूरी तरीके से सर्टेन हो जाएंगे, फिर वो फैक्ट्स हाईली प्रोबेबल नहीं रहेंगे। ठीक है ना? इसी तरह हाईली इम्प्रोबेबल में 50 से थोड़ा सा कम, जैसे कि 40, 30, 20, ना कि 0, बिकॉज 0 होने पर फैक्ट्स पूरी तरीके से इम्प्रोबेबल हो जाएंगे, फिर वो हाईली इम्प्रोबेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? हाईली प्रोबेबल का मतलब होता है नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 60, 70, 80। और इसी तरह हाईली इम्प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा कम यानी कि 40, 30, 20। ओके, क्लियर हुआ आपको? अब हम क्लॉज 2 को एग्जांपल समझते हैं जी। एग्जांपल क्या है? एग्जाम्पल वही है जो इलस्ट्रेशन ए में गिवन है। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट कलकत्ता ऑन अ सर्टेन डे। द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट लाहौर इज रेलेवेंट। ठीक है, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसी इलस्ट्रेशन का हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने बताया द फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड ए वाज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वाज कमिटेड, which would render it highly improbable though not impossible that he committed it is relevant। तो क्या बताया जी इन्होंने यहां पर? सपोज करके चलिए बी का कलकत्ता में मर्डर हो जाता है। अब ए को बी के मर्डर के लिए एक्यूज बनाया जाता है। अब एक्यूज कोर्ट में प्ली लेता है कि जिस टाइम मर्डर हुआ था मैं क्राइम सीन से थोड़े ही डिस्टेंस पे था, यानी क्राइम के आसपास वाली जगह पर था, पर एक्चुअल क्राइम सीन पर मौजूद नहीं था। तो अब ये फैक्ट्स क्या कर रहे हैं? ये फैक्ट्स हाईली इंप्रोबेबल बना रहे हैं किस फैक्ट को? कि बी का मर्डर ए नहीं किया है। इस फैक्ट को हाईली इंप्रोबेबल मींस इट वाज नॉट ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल फॉर द ए टू कमिट द मर्डर ऑफ बी, यानी ए के लिए बी का मर्डर करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल नहीं था। पूरी तरीके से इम्पॉसिबल क्यों नहीं था? बिकॉज ए
क्राइम सीन के आसपास ही था। जिस टाइम मर्डर कमिट हुआ था ए एक्चुअल क्राइम सीन पर मौजूद नहीं था, लेकिन क्राइम सीन के आसपास ही था। तो इसलिए ये फैक्ट्स क्या कर रहे हैं, ये फैक्ट्स हाईली इंप्रोबेबल बना रहे हैं किस फैक्ट को, कि ए ने ही बी का मर्डर किया है। ओके भाई देखो, हाईली इंप्रोबेबल का मतलब क्या है कि नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा कम, जैसे कि 40, 30, 20, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर इम्पॉसिबल होता तो वो 0 डिग्री पे फॉल कर जाता। ठीक है ना भाई, चीजें इम्पॉसिबल हो गई तो वो 0 डिग्री पे फॉल हो जाएंगे, और चीजें पूरी तरीके से पॉसिबल हो गई तो वो 100 डिग्री पे फॉल हो जाएंगी। जैसे ही चीजें सर्टेन हो जाएंगी, चाहे वो इम्पॉसिबिलिटी को लेकर हो चाहे वो पॉसिबिलिटी को लेकर हो, वो फिर हाईली प्रोबेबल या हाईली इम्प्रोबेबल नहीं रहेंगी। हाईली प्रोबेबल या हाईली इम्प्रोबेबल चीजें सिर्फ तभी तक रहेंगी जब तक वो नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, अब चूंकि ए क्राइम सीन पर मौजूद नहीं था, लेकिन क्राइम सीन के आसपास मौजूद था। भाई एग्जांपल में हमने यही तो पढ़ा कि जो ए था वो एक्चुअल क्राइम सीन पर मौजूद नहीं था, लेकिन क्राइम सीन से थोड़ी ही दूरी पर था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए के लिए बी का मर्डर करना हाईली इंप्रोबेबल था। चूंकि वो थोड़ा सा दूर था, इसलिए ए के लिए बी का मर्डर करना हाईली इंप्रोबेबल था। पूरी तरीके से इंपॉसिबल नहीं था। पूरी तरीके से इंपॉसिबल इसलिए नहीं था बिकॉज ए क्राइम सीन से थोड़े ही डिस्टेंस पे था, है ना। लेकिन जब हमने इलस्ट्रेशन ए का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जब ए कहां था, ए लाहौर में था, यानी ए क्राइम सीन से काफी डिस्टेंस पे था। तो इसलिए फैक्ट इन इशू कि ए ने बी का मर्डर किया है, ये इनकंसिस्टेंट था। ठीक है, आ रही हैं चीजें आपको समझ में, क्लियर हो रही हैं चीजें। भाई जो इलस्ट्रेशन ए का पार्ट 1 था वो किस पर बेस्ड था, इनकंसिस्टेंसी पर बेस्ड था। वाई, बिकॉज जब कलकत्ता में क्राइम कमिट हुआ था ए लाहौर में था, और डिस्टेंस बिटवीन लाहौर एंड कलकत्ता इज सो फार दैट इट इज ऑल टुगेदर इनकंसिस्टेंट दैट ए हैड कमिटेड दैट क्राइम। जबकि इलस्ट्रेशन ए का पार्ट भी किस पर बेस्ड है, हाईली इंप्रोबेबल पर। वाई, बिकॉज जब क्राइम कमिट हुआ ए क्राइम सीन से थोड़े ही दूरी पर था, thus it is highly improbable that he has committed that crime. It is not impossible, but it is highly improbable. समझ में आया, यानी ए ने ही बी का मर्डर किया होगा, ये जो फैक्ट है इंपॉसिबल नहीं है, बस हाईली इंप्रोबेबल है। ओके, क्लियर हुआ आपको, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन जब आप इस टॉपिक को एक बार खुद से रीडिंग दे लोगे ना, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस पेशेंस रखिए। इंडियन एविडेंस एक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप इसके हर टॉपिक को 2-2, 3-3 बार सेल्फ रिवाइज नहीं करोगे, तब तक कोई भी कंसेप्ट आपके माइंड में अच्छे से सेटअप नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप कोई भी लेक्चर को देखते हैं या सुनते हैं, इस लेक्चर को सुनने या समझने के बाद आप कम से कम 2 या 3 बार उस पर्टिकुलर वीडियो के सेक्शन को किसी भी स्टैंडर्ड बुक से रेफर करिए, तभी जाके वो सारे के सारे फैक्ट्स आपके माइंड में सेट हो पाएंगे। अदरवाइज इंडियन एविडेंस एक्ट कोई बहुत इजी एक्ट नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि केवल सुनने से ही सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जब तक इंडियन एविडेंस एक्ट के हर सेक्शन की कम से कम 2-2, 3-3 बार रिवीजन नहीं दोगे, तब तक इंडियन एविडेंस एक्ट का कोई भी सेक्शन आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो सकता। ये फैक्ट है, इस चीज को लेकर मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। चलिए आगे चलते हैं। फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट विद फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। Section 11 clause 1 is based on the principle of inconsistency, while section 11 clause 2 is based on the principle of probability. Thus, illustration A, as A was present in Lahore, it is impossible that he could have committed the crime in Calcutta. ठीक है, ये पूरी तरीके से impossible है या पूरी तरीके से inconsistent है कि जो क्राइम कलकत्ता में हुआ है वो ए ने किया हो। क्यों? बिकॉज ए लाहौर में था, और जो डिस्टेंस है लाहौर और कलकत्ता के बीच में वो इतनी ज्यादा है कि ये पूरी तरीके से असंभव है कि ए ने ही उस क्राइम को कमिट किया होगा। जबकि जो इलस्ट्रेशन ए का पार्ट भी है कि ए जो है क्राइम सीन से कुछ ही दूरी पर था, ये चीज क्या दिखाती है? ये चीज ये शो करती है कि इट वॉज नॉट ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल फॉर हिम टू हैव कमिटेड द ऑफेंस, कि ए के लिए बी का मर्डर करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल नहीं था।
तो क्या था फिर? हाईली इम्प्रोबेबल था। ओके, क्लियर हुआ आपको? कोई बात नहीं, अगर नहीं भी क्लियर हुआ है परेशान मत होइएगा, बस इस लेक्चर को सुनने के बाद आप खुद से इसी सेक्शन पे कोई भी स्टैंडर्ड बुक की रीडिंग करिएगा, ठीक है? अब हाईली इम्प्रोबेबल और हाईली प्रोबेबल के कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं, इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, ए इज चार्ज ऑफ हैंडिंग ओवर forged currency notes to be representing them to be genuine. B tries to prove that few days after and before A handed over currency notes of the same denomination to C, D, E and F. This fact is relevant because if it is proved that A handed over forged notes to a number of person at about the time when he is alleged to have handed over a forged note to B, it will make it highly probable that A might have handed over a forged note to B knowing it to be forged. तो क्या कहता है एग्जांपल? ए पर चार्ज लगा है कि ए ने बी को फॉर्ज करेंसी नोट्स दिए हैं, ये बता के कि ये सारे के सारे नोट्स असली हैं। ए पर चार्ज लगा है कि ए ने बी को फॉर्ज करेंसी नोट्स दिए हैं, ये बता के कि ये सारे के सारे नोट्स कैसे हैं? असली हैं। अब बी ने ये शो कर दिया कि ए ने मुझे फॉर्ज करेंसी नोट्स देने से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद सिमिलर करेंसी सी, डी, ई और एफ को भी दी थी, ठीक है? शो कर दिया कि ए ने मुझे फॉर्ज करेंसी देने से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद सिमिलर करेंसी सी, डी, ई, एफ को भी दी थी। अब ये जो फैक्ट है ये रेलेवेंट है बिकॉज अगर ये प्रूव हो गया कि ए ने उसी टाइम पर सी, डी, ई, एफ को भी फॉर्ज करेंसी दी है जिस टाइम पर ए ने बी को दी थी, तो ये फैक्ट हाईली प्रोबेबल बना देगा किस फैक्ट को? कि ए ने बी को भी इंटेंशनली फॉर्ज करेंसी नोट्स दिए हैं। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। द क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी इज वेदर अ सर्टेन लीज ग्रांटेड बाय ए टू बी इज परपेचुअल। परपेचुअल मींस परमानेंट। बी ट्राइज टू प्रूव दैट मैनी लीजेस were granted by A to many other persons at the same time and all of which were permanent leases. This fact is relevant because it makes the factum of the lease in question being permanent highly probable. तो क्या कहता है जी? ये एक सूट में क्वेश्चन अराइज होता है कि ए ने बी को जो लीज ग्रांट की थी वो परमानेंट लीज थी। अब बी ने कोर्ट में दिखा दिया कि जिस टाइम ए ने मुझे लीज ग्रांट की थी उसी टाइम ए ने और लोगों को भी लीज ग्रांट की थी और वो सारी की सारी लीज परमानेंट लीज थी। तो ये जो फैक्ट है ये रेलेवेंट हो जाएगा बिकॉज ये फैक्ट हाईली प्रोबेबल बना रहा है किस फैक्ट को? कि ए ने बी को परमानेंट लीज ग्रांट की थी। ओके, तो अब आपको हाईली प्रोबेबल और हाईली इम्प्रोबेबल का मतलब समझ में आया? अब चलिए इस सेक्शन से रिलेटेड एक डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 11 जो है वो दो क्लॉजेस से डिस्कस करता है। कौन कौन से दो क्लॉजेस हैं? नंबर 1, facts inconsistent with relevant fact or fact in issue. One fact is inconsistent with other when it cannot coexist with other. Fact proved under this clause only negate existence of relevant fact or fact in issue. Example: illiterate and defamation, plea of alibi, survival of alleged deceased, commission of offense by third person, self-infliction of harm, that is suicide. और जबकि जो सेकंड क्लॉज है वो किससे डील करता है? फैक्ट्स हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल से। वर्ड प्रोबेबल इंडिकेट्स दैट कोर्ट हैज टू गो by the probabilities of circumstances as regard existence, no existence of fact in issue or relevant fact. Section expressed in very wide language, but this does not mean that every fact, however remote, may be relevant only because this is shown to have some bearing on fact in issue or relevant fact. Okay? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। यह है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना
ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए एक्सेट्रा, बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।